सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइज, अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक क्या है। वो हमारा टॉपिक है भाई साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट्स, साइक्लिक डी ग्लूकोज। ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज में ही हम अब क्या करेंगे, हमने क्या क्या कर लिया है। जनरली हमने आपको कुछ एक रिएक्शन कराई है, कुछ एक रिएक्शन करा दी है। वो जनरली सबसे पहले हमने क्या कराया, जैसे कि आपको डी ग्लूकोज बनाया स्टार्च से, कुछ एक प्रॉपर्टी बताई, जैसे कि वो वाइट क्रिस्टलिन सॉलिड होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 146 डिग्री सेल्सियस तक और 150 डिग्री सेल्सियस भी होता है। ठीक है ना, एक का बेटा डी ग्लूकोज का 150 होता है। ठीक है ना। और हमने यहाँ पर क्या देखा भाई कि जो हमारा ग्लूकोज है ना, जो हमारा ग्लूकोज है वो कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मूवमेंट का है। यहाँ पर जो हमारा ग्लूकोज है, जो डी ग्लूकोज कैसा है भाई, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मूवमेंट का डी ग्लूकोज। ठीक है ना। हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा डी ग्लूकोज है, जो हमारा यहाँ पर डी ग्लूकोज है वो कैसा है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी मूवमेंट करता है। ठीक है ना। वो क्या करता है, वो जनरली हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी मूवमेंट करता है। ठीक है ना। राइट साइड में जब उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम अप्लाई करते हैं, वहां पर क्या करते हैं, जब हम वहां पर उसके ऊपर क्या करते हैं, पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्या पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हम अप्लाई करते हैं, उस पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वहां पर उसकी मूवमेंट कैसी होती है, राइट साइड डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है। ठीक है ना। तो उसकी जो मूवमेंट है वो कैसी होती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मूवमेंट वहां पर उसकी होती है। ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप जनरली सभी स्टूडेंट याद रखिए। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर क्या है, इसके बाद जनरली जो यहाँ पर हमारा टॉपिक है वो क्या है भाई, देखिए हमने क्या की थी, रिएक्शंस की थी कुछ एक। जैसे पहले तो स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर के बाद हमने क्या किया भाई, स्ट्रक्चर के बाद डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा ना, फिर हमने बेसिक यूनिट देखी, कुछ एक बेसिक यूनिट। ठीक है ना। बेसिक यूनिट को हमने देखा कि डी ग्लिसरॉल्डिहाइड यूज करते हैं और अमीनो एसिड की एल्सिरिन होती है, तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से हमारा चार्ट बनता है। क्या देखा हमने, हमने यहाँ पर क्या देखा, जो हमारा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है उस डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से हमारा चार्ट हमने एक बनाया, जिस चार्ट में हमने कंप्लीट मतलब कि रिएक्शंस वगैरह सब कुछ, मतलब इस रिएक्शन नहीं, उस चार्ट में हमने सभी जिस टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सैचराइड्स बनते हैं, वो सभी सैचराइड्स देखे हमने जो हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। वो मैंने आपको बता दिया था, वो ट्रिक है एक नेट जेआरएफ में आपको पता करना है, डायरेक्ट आपको ट्रिक पता करना है कैसे, किसका नाम क्या होगा। ठीक है ना, वो मैंने आपको बता दिया। ओके। इसके बाद कुछ एक हमने रिएक्शंस की, कुछ एक रिएक्शंस की, जैसे कि डी ग्लूकोज के साथ। तो रिएक्शन में सबसे पहला हमारा रिडक्शन आया, रिडक्शन विद डी ग्लूकोज। तो रिडक्शन हमने H2 निकल और HI से किया। ठीक है ना। तो H2 निकल क्या करता है, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करने का काम करता है, और जो हमारा H2 मतलब HI जो होता है वो क्या करता है, अल्कोहल को हेक्सेन में, अल्केन में चेंज करने का काम करता है। ठीक है ना। याद रखिए, जो हमारा अल्कोहल को, जो हमारा HI होता है वो HI क्या करता है, अल्कोहल को अल्केन में चेंज करने का काम करता है। ठीक है ना। तो और इसके बाद जनरली क्या आएगा, इसके बाद यहां पर जनरली क्या चीज आएगी भाई, जल्दी बताइएगा इस, इसके बाद यहां पर क्या आएगा, जल्दी बताइएगा। तो इसके बाद हमने यहां पर कुछ एक रिएक्शंस और देखी, ये जैसे हमने रिडक्शन कर लिया था, रिडक्शन करने के बाद हमने कुछ एक रिएक्शंस और देखी, जैसे ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की थी हमने, हाइड्रोक्साइलामीन के साथ रिएक्शन की थी, और क्या था। ठीक है ना। ये रिएक्शन आप सभी ने कर ली थी ना। हमने क्या किया, हमने क्या किया फिर उसके बाद, जैसे कि हाइड्रोक्साइलामीन के साथ फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया। ठीक है ना। इसमें ऑक्साइम बना था, फिनाइल हाइड्रोजन बना था। ठीक है ना। साइनाइड से रिएक्शन कराया, 2 प्रोडक्ट बने मेरे। ठीक है ना। एक लेफ्ट साइड में OH बना, राइट में बना। एसाइलेशन कराया, एसाइलेशन के बाद ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आया, ऑक्सीडेशन ऑफ डी ग्लूकोज में क्या हुआ, हमने Br2 एक माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, क्या, Br2H2O। और जो हमारा Br2H2O था, क्या बोल रहा हूं मैं, जो हमारा Br2, सुन लीजिए ध्यान से, जो यहां पर हमारा जो Br2H2O है, क्या है भाई, जो यहां पर हमारा Br2H2O है। ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए, यहां पर आप ध्यान से देख लीजिए, यहां पर क्या है भाई, यहां पर जो हमारा Br2, क्या है भाई, यहां पर जो हमारा Br2H2O है वो क्या है, एक माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो एक माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है ना। तो वो जनरली क्या करता है, वो ओनली CHO को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है। लेकिन जब हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, HNO3,
जब हम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, जैसे कि क्या होता है HNO3, तो वहाँ पे क्या होता है CH2OH और CHO दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, वहाँ पर क्या होता है जो CHO है वो भी और जो CH2OH है वो भी दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, ओके ओके, ठीक है भाई, ठीक है ना। उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन किस चीज के साथ देखा, फिर हमने ऑक्सीडेशन भाई HiO4 से देखा, तो HiO4 कैसे ऑक्सीडेशन करता है ये भी हमने देख लिया था, ये चीज भी हमने जनरली चेक कर ली थी। ठीक है भाई, ओके। उसके बाद जो हमने किया क्या, फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है ना, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है ना, फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट का टेस्ट, ठीक है ना, वो भी हमने देख लिया था, फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, ये बता रहा हूँ, पीछे का रिवाइज करा दो, ठीक है ना। फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट वो भी हम देख चुके हैं। ठीक है ना, जनरली किस चीज के लिए यूज होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप को पता करने के लिए कि हमारा कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप है या नहीं। ठीक है ना, इस चीज को पता करने के लिए हमारे फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट का यूज हम करते हैं। ठीक है ना, जनरली ये क्या होते हैं, जनरली हमारा जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट्स हैं उनमें जो फेलिंग सॉल्यूशन है वो क्या होता है, वो CuSO4 कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट। ठीक है ना, कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट वो होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिए। इसके बाद जनरली यहां पर जो हम करते हैं वो क्या, टॉलरेंस रिएजेंट, क्या है, टॉलरेंस रिएजेंट। अब ये जो टॉलरेंस रिएजेंट होता है, ये जो टॉलरेंस रिएजेंट है इसमें जनरली हम बात करें तो टॉलरेंस रिएजेंट में क्या आएगा भाई, आपको सभी को पता है अमोनियम, सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट और बेसिक कंडीशन में ही होते हैं। ठीक है ना, फेलिंग सॉल्यूशन और जो ये टॉलरेंस रिएजेंट होता है वो बेसिक कंडीशन में यूज करते हैं हम, ठीक है ना, वो बेसिक कंडीशन के अंदर यूज होते हैं। तो एल्डिहाइड को बेसिक कंडीशन जो है टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन में मिल जाती है रिएक्शन करते टाइम। ठीक है ना, इसके बाद हम ओसाजोन की फॉर्मेशन करते हैं, डी ग्लूकोज को किससे, 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करा देते हैं, तो हमारा ओसाजोन की फॉर्मेशन होती है एक्सिस अमाउंट में जब रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है ना, तो अब जो हम बात करेंगे वो किस चीज की करेंगे भाई, अभी यहां पर जो हमारी बात होगी अब किस चीज के बारे में बात करने वाले, साइक्लिक फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज। ठीक है ना, कौन सी फॉर्म भाई, साइक्लिक फॉर्म। साइक्लिक फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज। साइक्लिक फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज, ठीक है ना। उसके बाद हम यहां पर क्या देखते हैं भाई, साइक्लिक फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज को चेक करते हैं। ठीक है ना, साइक्लिक फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज, ठीक है ना, क्या, साइक्लिक फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज को यहां पर हम देखते हैं। ठीक है ना भाई, तो देखिए साइक्लिक फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज में हम आपको बता चुके हैं कैसे फॉर्म होती है। ठीक है ना, तो डी ग्लूकोज ले लीजिए आप यहां पर क्या करिए, आप डी ग्लूकोज ले लीजिए। डी ग्लूकोज क्या होता है, CHO OH OH किस चीज से होता है भाई, ग्लूकोज किस चीज से बनता है, डी अरेबिनोज से, पता है ना आपको, डी अरेबिनोज से। डी राइबोज से क्या बनता है, एलोज और एल्ट्रोज। डी अरेबिनोज से क्या बनता है, डी अरेबिनोज से क्या बनता है हमारा, डी ग्लूकोज और डी मैनोज बनता है। ठीक है ना, तो इस चीज को भी आप सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ओके, CH2OH, ठीक है ना, देख लिया आप सभी स्टूडेंट ने। अब देखिए, अब यहां पर आप देखिएगा सभी स्टूडेंट, अब हम यहां पर क्या चेक करते हैं, अब हम यहां पर क्या देखते हैं भाई, अब यहां पर हम क्या देखते हैं, देखिए हम यहां पर इसका साइक्लाइजेशन करते हैं। साइक्लाइजेशन क्या होगा, साइक्लाइजेशन ये ऑक्सीजन जनरली यहां पर अटैक कर देता है इस पे, ठीक है ना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, वो अटैक कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो साइक्लाइजेशन हो जाता है। अब साइक्लाइजेशन में क्या बनता है, एक तो बनता है अल्फा डी ग्लूकोज, एक बनता है बीटा डी ग्लूकोज। ये मैं पीछे भी आपको बता चुका हूं वैसे तो, ठीक है ना, लेकिन कर लीजिए। ये देखिए ये क्या होगा,
सभी स्टूडेंट आप देख कर लीजिए इसको अपनी कॉपी में, सभी स्टूडेंट नोट डाउन करिए इसको जो मैं बना रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर आप करिए, ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। सभी स्टूडेंट इन स्ट्रक्चर को फॉर्म कीजिए अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट इन स्ट्रक्चर को फॉर्म बनाइए, ठीक है ना। ओके, देख लीजिए इन स्ट्रक्चर को। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं भाई यहाँ पर, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं ये देखिएगा। ये देखिए, अब आप सभी स्टूडेंट एक चीज बताइए, आप सभी बताइएगा इस चीज को जो पूछ रहा हूं आपसे। ये बताइए कि ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज कौन सा है, बीटा डी ग्लूकोज कौन सा है, और ये कौन सी फॉर्म है। तो लिख लीजिए दिस इज ए फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन, FISCHER, फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है ना। इसको हम फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं, आप सभी को ही पता होगा फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है ना। ये क्या है भाई, अगर मेरा OH राइट साइड में आए, ये वाला OH राइट साइड में आए तो बोलते हैं हम अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है ना, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है ना। और अगर मेरा OH लेफ्ट साइड में जाए, कैसे, लेफ्ट साइड में, तो उसको हम बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। तो इसको क्या बोलेंगे, बीटा डी ग्लूकोज। ये क्या होता है हमारा, बीटा डी ग्लूकोज। इसको जनरली हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। अब ये तो है फिशर प्रोजेक्शन, बट अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे हॉवर्थ प्रोजेक्शन में, ठीक है ना, हॉवर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है ना। अब ये हॉवर्थ प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। अब हॉवर्थ प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं, यहां पर एक चीज ये देखनी होती है, अगर राइट साइड में मेरा OH है तो वो बिलो द प्लेन आएगा, और अगर लेफ्ट साइड में मेरा OH ग्रुप है तो वो अबोव द प्लेन जाएगा, लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। बस यही चीज देखनी होगी हमें, ठीक है ना। तो आप बना लीजिए, एक काम कीजिए, फिशर प्रोजेक्शन बनाइए। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म कीजिए। मैंने वो रफ कर दी, करनी नहीं चाहिए थी। ठीक है भाई, उसके बाद यहां पर हम क्या देखते हैं, ये देखिए, ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है ना। ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये कौन सी फॉर्म है, फिशर फॉर्म। अब हमको कौन सी बनानी है भाई, अब हमको हॉवर्थ प्रोजेक्शन बनानी है, ठीक है ना। अब हमको जो फॉर्म करने है वो कौन सी करनी है, हॉवर्थ प्रोजेक्शन। तो ये हॉवर्थ प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं हम देख लीजिए, ठीक है ना। ये हॉवर्थ प्रोजेक्शन इस टाइप से होती है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना, अब और बिलो देखना है, सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अबो और बिलो देखना है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर क्या करोगे आप, जो मेरा लेफ्ट साइड में OH है ना, वो तो आएगा अबो द प्लेन, राइट साइड में है जहां पर वो आएगा बिलो द प्लेन। तो ये देखिए राइट साइड में है, तो आप सबसे पहला कार्बन C1 कार्बन ये है, तो राइट साइड वाला OH किस मतलब ये OH कहां पे, राइट साइड में, तो OH आएगा बिलो द प्लेन। यह क्या है, राइट साइड, OH बिलो द प्लेन, ये अबो द प्लेन, ठीक है ना। यहाँ पर किस साइड है, लेफ्ट साइड, तो अबो द प्लेन। यहाँ पर क्या है, OH, ये H, ये H, ये CH2OH। तो ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। दिस इज कॉल्ड एज द अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है ना। ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। उसके बाद बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाइए, CH2OH और ये H, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, ये OH ऊपर आएगा और यहाँ पर ये H, ठीक है ना। ये OH, ये H, और यहाँ पर क्या है, ये OH और ये H, ये OH और ये H।
ठीक है ना भाई, देख लिया, ये थी होवर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाली जो प्रोजेक्शन है इसको हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं हम हावर्थ प्रोजेक्शन, हावर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है ना, हावर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, अल्फा डी ग्लूकोज, दिस इज द बीटा डी ग्लूकोज, ये अल्फा और ये बीटा। अब आता है जनरली स्टेबिलिटी का ऑर्डर, अब इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो देखिए आप, ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, तो देखिए आप यहां पर तो क्या है भाई, यहां पर हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है, ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण में ना जो बीटा डी ग्लूकोज है वो ज्यादा स्टेबल रहता है अल्फा डी ग्लूकोज से, ठीक है ना। जो मेरा बीटा डी ग्लूकोज होता है, बीटा डी ग्लूकोज इज मोर स्टेबल देन अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है ना। बीटा डी ग्लूकोज इज मोर स्टेबल देन किससे, अल्फा डी ग्लूकोज से, ठीक है ना। ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है ना, ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। तो मेरा जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो क्या है, ज्यादा स्टेबल होता है किस चीज से, बीटा डी ग्लूकोज से, ठीक है ना। बीटा डी ग्लूकोज से ज्यादा स्टेबल है कौन सा, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है ना। तो आप इस चीज को भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहां पर H को चेंज कर देता हूं किस चीज से, अगर मैं यहां पर H को चेंज कर दूं किस चीज से भाई, CH3 से, H को मैंने चेंज कर दिया CH3 से, तो मेरा कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, अब मेरा यहां पर क्या होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस आ गया, पहले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी लेकिन अब स्टीरिकली हिंड्रेंस आ गया, ठीक है ना। तो भाई सीधी सी बात है, स्टीरिकल हिंड्रेंस क्या करता है, अनस्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, तो यहां पर स्टेबल कौन सा होगा, अब यहां पर स्टेबल कौन होगा, अल्फा डी ग्लूकोज इज मोर स्टेबल देन बीटा डी ग्लूकोज। अब यहां पर क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज इज मोर स्टेबल देन बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है ना। स्टेबिलिटी वगैरह सब आपको पता ही है, ठीक है ना, देख लोगे आप रिएक्शन में, ठीक है। तो यहां पर अल्फा डी ग्लूकोज इज मोर स्टेबल देन बीटा डी ग्लूकोज हो गया। अब दूसरा रीजन क्या होता है अल्फा डी ग्लूकोज का ज्यादा स्टेबल होने का, अल्फा डी ग्लूकोज का दूसरा रीजन क्या होता है, एनोमेरिक इफेक्ट। तो आप एनोमेरिक इफेक्ट के बारे में तो जानते ही हो, आप एनोमेरिक इफेक्ट के बारे में तो पता ही है आपको एनोमेरिक इफेक्ट का तो पता ही है। देखिए ये देखिए, OCH3 ये H, तो आप सभी को पता है। देखिए यहां पर क्या है भाई, ये देखिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या करते हैं, ये जनरली ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए एनोमेरिक इफेक्ट आ गया। एनोमेरिक इफेक्ट से भी हम पता कर सकते हैं। अब आप सभी को पता है अगर मेरा ये ग्रुप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंटेन करके रखता है तो यहां पर एनोमेरिक इफेक्ट आ जाता है। तो एनोमेरिक इफेक्ट इसमें ज्यादा स्टेबल होगा ना कि इसमें, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इस टाइप से इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसको यहां पर स्टेबलाइज करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहां से स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं एनोमेरिक इफेक्ट, ठीक है ना। तो यहां पर एनोमेरिक इफेक्ट के कारण भी ये ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना, एनोमेरिक इफेक्ट। तो ये सब मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको करवाया था मैंने, आपको एनोमेरिक हो गया था, हॉकी स्टिक इफेक्ट हो गया था, हॉकी स्टिक इफेक्ट के अलावा कौन सा था, रैबिट ईयर इफेक्ट, रैबिट ईयर इफेक्ट भी कराया था, हॉकी स्टिक इफेक्ट भी कराया था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। ओके, छोटे ग्रुप जो होते हैं वो हमेशा एक्सियल पे होते हैं, लेकिन रैबिट ईयर इफेक्ट में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्सियल में ना होकर इक्वेटोरियल में चले जाता है, क्योंकि वहां पर रैबिट ईयर इफेक्ट आ जाता है। और हॉकी स्टिक इफेक्ट में क्या होता है, एनोमेरिक इफेक्ट ना दिखा के कौन सा दिखाता है, हॉकी स्टिक इफेक्ट। वो सब कुछ मैं आपको करा चुका हूं किसमें, स्टीरियोकेमिस्ट्री में, ठीक है ना। ओके, और इनको याद करने का एक ही सबसे बढ़िया तरीका है, वो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है भाई, वो है रिवीजन, बार बार रिवीजन कीजिए, वो सबसे अच्छा तरीका है इनको लर्न करने का, ठीक है ना। आप इसको जितनी भी बार हो सके उतनी बार इसको लर्न कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। यही एक तरीका है जिससे आप इसको याद कर सकते हो अच्छे से, ठीक है ना। ओके, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हमारा क्या है, एपिमर, ठीक है ना। उसके बाद आता है एनोमर। तो देखिए एपिमर क्या होता है,
एपीमर क्या होता है भाई? एपीमर का पता है क्या आपको? एपीमर के बारे में जानते हो कुछ? एपीमर एपीमर ठीक है भाई। अब ये एपीमर आखिरकार क्या होता है? आखिरकार ये जो एपीमर है वो क्या होता है भाई? तो सुनिएगा ध्यान से, गौर कीजिएगा। जो एपीमर है, अगर C1 कार्बन को छोड़ के किसी भी कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आए, C1 कार्बन को छोड़ के किसी भी कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आएगा तो हम उसको बोल देंगे एपीमर, उसको बोलेंगे हम एपीमर। जैसे कि देखिएगा, जैसे ये देखिए, ये जैसे कि मैं साइक्लिक फॉर्म ले रहा हूं एक डी ग्लूकोज की, साइक्लिक को रहने दीजिए बेशक से आप, नहीं साइक्लिक ले लीजिए, ठीक है ना, साइक्लिक ले लीजिए, साइक्लिक ले लीजिए, बेशक से असाइक्लिक ले लीजिए, कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है ना, याद रखिए। अब देखिए, अब यहां पर मेरा C1 कार्बन कौन सा है? ये वाला। तो इस C1 कार्बन को छोड़ के अगर किसी भी कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज आया तो उसको हम एपीमर बोलते हैं, उनको हम एपीमर बोलते हैं। जैसे कि देखिए, अब दिखा देता हूं आपको मैं, किसी भी एक कार्बन पे कर दीजिए, मान लीजिए मैंने C2 कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर दिया। मैंने क्या किया? मैंने यहां पर जो C2 कार्बन था उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर दिया। मैंने यहां पर जो C2 कार्बन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर दिया। ठीक है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? एपीमर बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम एपीमर बोलते हैं। रीजन क्या होता है? एपीमर क्या होते हैं भाई? एपीमर क्या होते हैं? एपीमर हम किस चीज को बोलते हैं? एपीमर बोलते हैं अगर हमारा C1 कार्बन को छोड़ के किसी भी कार्बन में कोई चेंज आए तो उसको हम एपीमर बोलते हैं। अब बात आती है एनोमर पे। तो देखिए यहां पर क्या है, C2 कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया है, C2 कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया है, तो ये क्या, ये इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम क्या बोलते हैं? एपीमर बोलते हैं। इसको हम एपीमर बोलते हैं, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, इनकी नेमिंग आप देख लीजिए, ठीक है ना? हॉवर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं हम। जैसे ये तो फिशर प्रोजेक्शन थी, लेकिन इसको कन्वर्ट करेंगे हॉवर्थ प्रोजेक्शन में, ठीक है ना? हॉवर्थ प्रोजेक्शन से क्वेश्चन भी पुट अप होते हैं, ठीक है ना? हॉवर्थ प्रोजेक्शन से हमारे पॉलीस्टार्च जो होते हैं, जैसे कि स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, वो हॉवर्थ प्रोजेक्शन में ही बने होते हैं। ओलिगोसैचराइड्स हो गए, वो भी हॉवर्थ प्रोजेक्शन में ही बनते हैं, ठीक है ना? तो हॉवर्थ प्रोजेक्शन में आप उनको, उनके स्ट्रक्चर को देखते हो, ठीक है ना? तो याद रखिए इन चीज़ों को आप सभी स्टूडेंट लर्न कर लीजिए और याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है ना? ओके, आप सभी याद कर लीजिए। तो अब देखिए एनोमर क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? एनोमर। एनोमर क्या होता है? एनोमर हम किस चीज को बोलते हैं? एनोमर किस चीज को बोलते हैं भाई? एनोमर के बारे में कुछ पता है? एनोमर अगर हमारे एनोमर किसको बोलते हैं भाई? पता है क्या कुछ एनोमर के बारे में? तो सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। हम एनोमर किस चीज को बोलते हैं भाई? तो एनोमर हम बोलते हैं जनरली अगर हमारे C1 कार्बन पे कोई भी चेंज आए, अगर हमारे C1 कार्बन पे कोई भी चेंज आए कॉन्फ़िगरेशन में, तो हम एनोमर बोलते हैं C1 कार्बन पे, ठीक है ना? जैसे कि देखिए, इससे बता देता हूं मैं आपको, हॉवर्थ प्रोजेक्शन में आपको मैं बता देता हूं, CH2OH, ये H, ठीक है ना? ये क्या है? OH, ये क्या है? H, ठीक है ना? ये क्या है? OH, ये क्या है? H, ये क्या है? H, ये क्या है? OH, ये क्या है? OH, ये क्या है? H। अब देखिएगा, इसमें देखिएगा, ये देखिए, ये क्या है? H, ये क्या है? OH, ठीक है ना? ये क्या है? H और ये क्या है? OH, ठीक है ना? ये क्या है? OH, ये क्या है? H, ये क्या है? OH और ये क्या है? H, ठीक है ना? ये क्या है? CH2OH और ये क्या है? H, ठीक है ना? तो अब हम यहाँ पर जनरली क्या देखते हैं, ये क्या है? ये हॉवर्थ प्रोजेक्शन है। और यहाँ पर किस कार्बन पे चेंज आया? C1 कार्बन पे, C1 कार्बन पे। तो अगर C1 कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज आए, C1 कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में,
तो हम उसको बोलते हैं एनोमर, उसको हम क्या बोलते हैं, एनोमर, ठीक है ना। C1 कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में अगर कोई भी चेंज आए तो उसको बोलते हैं एनोमर, ठीक है ना। तो आप इस चीज को लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए सभी, ठीक है। तो ये आपस में क्या थे जनरली, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जनरली क्या है आपस में, क्या है, एनोमर है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, C1 कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा होता है, ठीक है ना। C1 कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में यहां पर चेंज हो रहा है, इसीलिए क्या है जनरली, इनको हमने क्या बोला है, ये क्या है, एक एनोमर है, ठीक है ना। दिस इज एनोमेरिक, एनोमेरिक नहीं, एनोमर्स, ठीक है ना। एनोमेरिक इफेक्ट होता है, ये क्या है, एनोमर्स है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद जनरली हम क्या देखते हैं भाई, और एक प्रकार से हम एनोमर को, मतलब जो एनोमेरिक इफेक्ट है वो एनोमर से ही लेके आए हैं, एनोमर से ही लेके आए हैं, क्योंकि वो क्या होता है वहां पर एनोमेरिक इफेक्ट जनरली किस में लगता है, इसमें लगता है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। हॉर्थ प्रोजेक्शन में आपने देखा, तो ये आपस में क्या है, ये दोनों एनोमर है, और ये आपस में एनोमर ही तो है, ठीक है ना। और एनोमर से हमने क्या निकाल दिया, एनोमेरिक इफेक्ट निकाल दिया, ठीक है ना। एनोमर से ही हमने एनोमेरिक इफेक्ट को निकाला है, ठीक है ना, याद रखिएगा। एनोमर से ही हमने एनोमेरिक इफेक्ट, मतलब जो एनोमेरिक इफेक्ट जो नेम दिया ना, वो कहां से दिया, एनोमर से दिया, याद रखिएगा। एनोमर से जो हमने क्या किया है, एनोमेरिक इफेक्ट को नेम दिया एनोमर से, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, म्यूटर रोटेशन, म्यूटर रोटेशन, म्यूटर रोटेशन, उसके बाद हम क्या देखते हैं जनरली, म्यूटर रोटेशन, उसके बाद जनरली हम क्या देखते हैं, म्यूटर रोटेशन को देखते हैं। तो अब ये जो म्यूटर रोटेशन होता है, इसमें क्या देखेंगे हम, तो सुनिए ध्यान से, जितने भी मेरे जो डी ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज जो होते हैं, वो सभी के सभी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं। ध्यान रखिएगा आप, जो मैं बता रहा हूं आपको उसको आप अच्छे से सुन लीजिए। ऑल ग्लूकोज इज ए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है ना। ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना। ये क्या है भाई, ये सभी के सभी जो भी हैं, ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं। ये क्या है, ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जब हम इनको वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं, म्यूटर रोटेशन सुन लीजिए क्या बोल रहा हूं, ये ऑल ग्लूकोज इज ए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विद वाटर। जब हम ग्लूकोज को वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का नेचर शो करते हैं, और ये एक क्या करते हैं, ये एक स्पेसिफिक रोटेशन, एक कांस्टेंट स्पेसिफिक रोटेशन को शो करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कांस्टेंट स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, 52.7 डिग्री, ठीक है ना। वो कांस्टेंट स्पेसिफिक रोटेशन है, वो क्या होता है, जो हमारा कांस्टेंट स्पेसिफिक रोटेशन है वो क्या होगा भाई, यहां पर जो मेरा कांस्टेंट स्पेसिफिक रोटेशन है वो 52.7 डिग्री होता है। याद रखिएगा, जो म्यूटर रोटेशन है, जो हमारा यहां पर जो म्यूटर रोटेशन है वो कितना होगा भाई, वो होगा 52.7 डिग्री, ठीक है ना। तो इस चीज को आप देख लीजिए अच्छे से, वो कितना होता है, वो 52.7 डिग्री पे होता है, ठीक है ना। एक कांस्टेंट लेवल पे आ जाता है। जैसे हम वाटर में ग्लूकोज को डालते हैं तो एक कांस्टेंट पे, वैसे तो देखिए अल्फा डी ग्लूकोज का, बीटा डी ग्लूकोज का और जो ओपन स्ट्रक्चर का है डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है, उनका ऑप्टिकल रोटेशन, जो ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू होती है वो अलग होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है ना, स्पेसिफिक रोटेशन की। लेकिन जैसे हम वाटर में डिसोल्व करते हैं ना, तो वो एक कांस्टेंट लेवल पे स्पेसिफिक रोटेशन, कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है एक, और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, वो होती है 52.7 डिग्री। क्या बोल रहा हूं, जैसे ही हम उसको वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं, किसको, ग्लूकोज को, उसके बाद यहां पर क्या होता है, जो कांस्टेंट, एक कांस्टेंट क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाती है किसकी, स्पेसिफिक रोटेशन की, ठीक है ना। एक कांस्टेंट स्पेसिफिक रोटेशन हमारा फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। यहां पर हमारा फिर उसके बाद क्या होता है, एक कांस्टेंट स्पेसिफिक रोटेशन की फॉर्मेशन यहां पर हो जाती है, ठीक है ना। एक कांस्टेंट स्पेसिफिक रोटेशन की, वो क्या होता है, 52.7 डिग्री होता है, 52.7 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम यहां पर क्या देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि हमने जब अल्फा डी ग्लूकोज को, किसको, अल्फा डी ग्लूकोज को जब हमने वाटर के अंदर डाला, वाटर के अंदर डिसोल्व किया, जैसे हमने उसको, सुन लीजिए जो भी लिखवा रहा हूं, जैसे हमने अल्फा डी ग्लूकोज को किसके अंदर डाला, वाटर के अंदर डाला,
तो उसके बाद क्या हुआ, अल्फा डी ग्लूकोज वाटर के अंदर डलने के बाद वो थोड़ा थोड़ा चेंज होना स्टार्ट होगा किस चीज में, अपनी स्टेबल फॉर्म में, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज से तो कम स्टेबल है, तो वहां पर क्या होगा, थोड़ी थोड़ी बीटा फॉर्म भी बननी स्टार्ट हो गई। जैसे हमने, क्योंकि देखिए वाटर के अंदर जैसे जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज, क्योंकि वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ वो क्या होगा, रोटेट करेगा, रोटेट करने के बाद क्या होगा, वो बीटा फॉर्म भी बनाएगा। तो क्या हुआ, अल्फा डी ग्लूकोज कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा किस चीज में, अपनी स्टेबल फॉर्म में। और स्टेबल फॉर्म कौन सी है, जैसे कि बीटा डी ग्लूकोज होगी, ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, ठीक है। तो अल्फा डी ग्लूकोज क्या होगा, बीटा फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, स्टार्ट हो गया। तो भाई जब हमने फाइनली, फिर उसके बाद जब हमने फाइनली ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद, तो फाइनली ऑब्जर्व करने के बाद हमको क्या पता लगा कि भाई जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है कितना, 112 डिग्री, 112 डिग्री, 112 डिग्री क्या होता है स्पेसिफिक रोटेशन, 112 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन किसका होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का। और जो हमारा बीटा डी ग्लूकोज होता है उसका कितना होता है, 19 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन। और जो हमारा बीटा डी ग्लूकोज होता है उसका 19 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड करके जो एक कांस्टेंट स्पेसिफिक रोटेशन निकाला ना, इन दोनों को डिवाइड करके एक कांस्टेंट स्पेसिफिक रोटेशन जो निकाला, वो स्पेसिफिक रोटेशन क्या था, वो निकला हमारा 52.7 डिग्री, वो हमारा क्या निकला 52.7 डिग्री, ठीक है ना, इनको डिवाइड करके, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, अल्फा डी ग्लूकोज की फॉर्म जो है स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई थी वाटर में डिसोल्व कराने के बाद, तो हमारा कांस्टेंट एक स्पेसिफिक रोटेशन आ गया 52.7 डिग्री। तो फाइनली हमने फिर क्या देखा, अब वाटर के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज ओपन स्ट्रक्चर और बीटा डी ग्लूकोज की कितनी परसेंटेज प्रेजेंट थी। फाइनली हमने क्या देखा, तो जो अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज कितना परसेंट पाया गया, 37%। बीटा डी ग्लूकोज जो है वो पाया गया 63%, ठीक है ना। और जो ओपन स्ट्रक्चर है, जो हमारा ओपन स्ट्रक्चर होती है, वो हमारा कितनी मिली हमको, वो हमें मिली भाई 0.02%, 0.02% हमें ओपन स्ट्रक्चर मिली, ठीक है ना। उसके बाद हमने यहां पर क्या देखा, जो हमारा ओपन स्ट्रक्चर है वो हमें 0.02% मिला, ठीक है ना। जो ओपन स्ट्रक्चर है भाई वो हमें 0.02% मिला, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर अल्फा डी ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो कितना होता है 112 डिग्री, और इस बीटा डी ग्लूकोज का कितना होता है पॉजिटिव 19 डिग्री, ठीक है ना। तो इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो फाइनली जो एक कांस्टेंट स्पेसिफिक रोटेशन आया वाटर में, वो कितना निकल के आया ग्लूकोज का 52.7 डिग्री, ठीक है ना। तो इस चीज को भी, इन चीजों को जो मैंने बोला है अभी, वो म्यूटर रोटेशन को आप लिख लीजिए। तो यही चीज जो है क्या होती है, म्यूटर रोटेशन होती है। इसी चीज को हमने क्या बोला है, म्यूटर रोटेशन, ठीक है ना। इसको ही हमने क्या बोला है, म्यूटर रोटेशन बोला है, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको भी लिखवाया अभी सभी लिख लीजिए। इसी चीज को हमने क्या बोला है जनरली, म्यूटर रोटेशन, ठीक है ना। म्यूटर रोटेशन, जो ये स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज आता है ना, जो स्पेसिफिक रोटेशन, जो अल्फा डी ग्लूकोज के कुछ फॉर्म किस में चेंज हो जाते हैं, बीटा डी ग्लूकोज में, और उनके जो स्पेसिफिक रोटेशन में जो चेंजेस आते हैं, उसी चीज को हमने क्या बोला है, उसी चीज को हमने क्या बोला भाई, हमने बोला है उसको म्यूटर रोटेशन, ठीक है। म्यूटर रोटेशन उसको हमने कहा है, क्या कहा है, उसी चीज को हमने म्यूटर रोटेशन कहा है। तो अब देखिए, ये तो म्यूटर रोटेशन था, क्या था ये, म्यूटर रोटेशन। अब हम यहाँ पर क्या चीज करेंगे, अब हम यहां पर करेंगे डिफरेंस बिटवीन अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। कर लीजिए, जल्दी लिख लीजिए, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और जो हमारा बीटा डी ग्लूकोज है उसमें क्या डिफरेंस होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में। तो लिख लीजिए, सभी स्टूडेंट लिख लीजिएगा, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में क्या डिफरेंस होता है। तो लिखिए सभी स्टूडेंट। तो आप सुनिएगा ध्यान से, आप सुनिएगा ध्यान से। तो अल्फा डी ग्लूकोज जनरली क्या होता है भाई, बताइए, सभी बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए, अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है।
तो सुनिएगा ध्यान से मेरी बात, जो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज है उसमें क्या देखते हैं हम, अल्फा डी ग्लूकोज इज रिक्रिस्टलाइज विद द मिथनॉल देन गिव ए अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है ना, अल्फा डी ग्लूकोज जो होता है वो किससे रिक्रिस्टलाइज कराते हैं, रिक्रिस्टलाइज विद मिथनॉल, रिक्रिस्टलाइज विद मिथनॉल then give a अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है ना, और जो बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज इज रिक्रिस्टलाइज विद द वाटर, वाटर से रिक्रिस्टलाइज कराते हैं फिर हमें बीटा डी ग्लूकोज मिलता है। ठीक है ना, जो बीटा डी ग्लूकोज है हम रिक्रिस्टलाइज कराते हैं वाटर के अंदर डाल के, फिर हमें क्या मिलता है, डी ग्लूकोज मिलता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है अल्फा डी ग्लूकोज का, याद रखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज इज ए 146 डिग्री एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बीटा डी ग्लूकोज इज 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, इसका क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेल्सियस, इसका होता है मेल्टिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस। ओके, ठीक है ना भाई, दिखाई दे रहा है ना सभी को। इसके बाद हम यहां पर क्या देखते हैं, इसके बाद हम यहां पर क्या देखते हैं भाई, जल्दी बताइएगा। इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं, क्या देखेंगे बताया क्या, स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज इज 112 डिग्री, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज इज पॉजिटिव 19 डिग्री। ठीक है ना, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, याद रखिए। तो ये क्या होता है, जो मेरा अल्फा डी ग्लूकोज होता है, जो मेरा अल्फा डी ग्लूकोज, उसका स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है वो होता है पॉजिटिव 112 डिग्री। जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो कितना होता है, पॉजिटिव 112 डिग्री। ठीक है ना, पॉजिटिव 112 डिग्री। जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसका जो हमारा स्पेसिफिक रोटेशन है वो कितना होता है, पॉजिटिव 112 डिग्री। कितना, पॉजिटिव 112 डिग्री होता है। और जो मेरा बीटा डी ग्लूकोज है उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो कितना होता है, पॉजिटिव 19 डिग्री, पॉजिटिव 19 डिग्री। ठीक है ना, तो ये चीज भी आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं भाई सिंथेसिस। ठीक है ना, हम क्या देखते हैं, सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ एल्डोज। एल्डोज क्या होता है, जैसे कि ये हमारे ग्लूकोज जो है उनको ही हमने जनरली क्या बोला है, एल्डोज बोल रहा है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ एल्डोज करना है, सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन। अब ये जनरली जो सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन होती है, ये इसमें हम क्या देखेंगे अब दिखाऊंगा मैं आपको। तो हमारे पास 20 मिनट्स हैं। टॉपिक का नाम डाल लीजिए सभी स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट डाल लीजिए टॉपिक का नाम। टॉपिक का नाम हमारा क्या होगा भाई, सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ क्या होता है भाई, जल्दी बताइए क्या होता है, सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ एल्डोज। ठीक है ना, सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ एल्डोज। ठीक है ना, तो हम देखिए अब यहां पर क्या देखेंगे, जनरली जो सिंथेसिस एंड जो डिग्रेडेशन है एल्डोज का, उस चीज को डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन में सबसे पहला मेथड आता है कीलन फिशर सिंथेसिस। ठीक है ना, कीलन फिशर सिंथेसिस लिख लीजिए भाई। सिंथेसिस में हम करेंगे क्या, सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ एल्डोज में कीलन
कीलन कीलिन कीलिन फिशर सिंथेसिस, कीलिन फिशर सिंथेसिस। तो देखिए भाई, अब हम आपको कीलिन फिशर सिंथेसिस के बारे में बताएंगे। तो हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पर क्या देखते हैं, कीलिन फिशर सिंथेसिस किस चीज के लिए यूज होता है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या करता है, एक कार्बन को इंक्रीज करता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन को इंक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, ये किस चीज के लिए यूज होता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। ये किस चीज के लिए यूज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन को इंक्रीज करने के लिए। जैसे कि मैंने डी अरेबिनोज ले लिया। अब डी अरेबिनोज क्या होता है, डी अरेबिनोज के बारे में पता है, डी राइबोज, डी अरेबिनोज, डी जाइलेज, डी लाइजेज। बताइए भाई, सभी बताइए डी अरेबिनोज क्या होगा। देखिए डी अरेबिनोज क्या होता है, CH2OH, ये OH, ये H, ये OH, ठीक है ना। यही होता है क्या, आप बताइए, यही होगा क्या। नो, ये नहीं होगा। ये वाला OH हटा दीजिए और यहां पर OH लगा दीजिए। ये होता है क्या, डी अरेबिनोज, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं डी अरेबिनोज, ठीक है ना। डी राइथ्रोज जनरली क्या होता है आपको पता है, डी राइथ्रोज से डी राइबोज और डी अरेबिनोज बनता है, तो डी अरेबिनोज ये होता है। क्या है ये, डी अरेबिनोज, ठीक है ना। इसका लिख दीजिए नेम, क्या होता है ये, डी अरेबिनोज। तो हमने क्या देखना है, हमने यहाँ पर कीलन फिशर सिंथेसिस। तो कीलन फिशर सिंथेसिस किस चीज के लिए यूज होती है, कार्बन नंबर को इंक्रीज करने के लिए, कार्बन नंबर को ऐड करने के लिए, ठीक है ना। तो ये कार्बन नंबर को ऐड करता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको HCN से रिएक्शन करा देते हैं और यहां से साइनाइड होगा, जो वो साइनाइड यहां पर क्या करता है, आप लिख लीजिए, ये साइनाइड जो है न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में यहां पर अटैक करेगा, ठीक है ना। और यहां पर 2 फॉर्म बन जाती है, आप सभी को पता ही है, यहां पर 2 फॉर्म बनेगी। कौन कौन सी, एक तो अल्फा और एक बीटा, ये तो पता ही है आपको, 2 फॉर्म बन जाएंगी यहां पर, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, लिख लीजिए, आप सभी इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है ना भाई, ओके, देख लीजिए, आप सभी देख लीजिए इसको। ठीक है ना। इसके बाद हम यहां पर क्या कराते हैं, इसको वाटर से रिएक्शन कराते हैं। क्या करते हैं, वाटर से, और इसको वाटर से रिएक्ट करा के इसको क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करते हैं। क्या करते हैं, इसके बाद हम यहां पर क्या करते हैं, इसको हम वाटर से हाइड्रोलाइज करा देते हैं। जनरली हम यहां पर क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलाइजेशन, क्या करते हैं यहां पर, इसको हाइड्रोलाइज करा देते हैं। तो हाइड्रोलाइज करा दीजिए इनको। आप हाइड्रोलाइज कैसे कराओगे, वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है ना, वाटर की प्रेजेंस में। एसिडिक वाटर ले लीजिए, ठीक है, एसिडिक वाटर की प्रेजेंस में इसको एसिडिक वाटर लोगे तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है ना। साइनाइड किस चीज में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कर दीजिए आप सभी, COOH, ये H, ये देख लीजिए, ये क्या है, HOH, और ये क्या है H, ये क्या है OH, ये क्या है OH, ये क्या है OH, ये H, ये H, CH2OH, ठीक है ना, ओके। तो ये देखिए, ये हो गया। अब यहां पर क्या होगा, साइक्लाइजेशन होगा। अब इसका साइक्लाइजेशन होगा, साइक्लाइजेशन में क्या होगा, वाटर निकल जाएगा। साइक्लाइजेशन में क्या होगा भाई, वाटर यहां से बाहर निकल जाएगा। देखिएगा, हम दिखा रहे हैं, जैसे आपको मैं रफ कर रहा हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है ना। अब साइक्लाइजेशन में क्या होता है, साइक्लाइजेशन में इसमें क्या होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। यहां से क्या होगा भाई, इस पे अटैक करेगा, देखिए
मैं दिखा देता हूं आपको। यहां से क्या होगा, ये जो इस पे अटैक करेगा यहां पर, और यहां से क्या होगा, यहां से मेरा वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, और साइक्लाइजेशन हो जाएगा। तो ठीक है ना, साइक्लाइजेशन आप कर दीजिए। ये क्या हो गया भाई, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, साइक्लाइजेशन। ये हमारा क्या हो गया, साइक्लाइजेशन हो गया। इसका भी आप साइक्लाइजेशन कर दीजिए। मैं अब मतलब कि इसका जैसे इसका किया है ना, वैसे ही इसका साइक्लाइजेशन हो जाएगा, ठीक, सेम ऐसे ही इसका साइक्लाइजेशन कर दीजिए, ठीक है ना, कर दोगे ना। तो मैं इसी फॉर्म से आपको आगे की रिएक्शन करके दिखा रहा हूं, इसी फॉर्म से मैं आगे की रिएक्शन करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है ना। डी ग्लूकोज और डी मेनोज बन जाएगा, देखिएगा आप कैसे बनेगा, मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ठीक है ना, यहां से क्या है भाई, अब यहां पे क्या होगा, साइक्लाइजेशन मैंने करा दिया ना। इसका साइक्लाइजेशन कराने के बाद मैं इसको रिएक्शन कर दूंगा NaHG से। किस चीज से, NaHG, NaHG, ठीक है ना, NaHG से हम इसको रिएक्ट करा देते हैं। हम इसको NaHG से रिएक्ट करा देते हैं। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको जनरली क्या करते हैं भाई, NaHG से हम इसको रिएक्ट करा देते हैं, ठीक है ना, NaHG से। तो जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं, इसको हम NaHG से रिएक्ट कराएंगे, जैसे ही हम इसको NaHG से रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, क्या होगा भाई, यहां पर NaHG से रिएक्शन कराने के बाद रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन कैसे होगा, ये ब्रेक हो जाएगा जनरली, इसको ब्रेक करा दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, NaHG की प्रेजेंस में रिडक्शन होके क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगी बस। साइक्लाइजेशन, साइकिल को हमें ब्रेक कराने के लिए हम ये चीज फॉर्म करते हैं। जनरली फिर यहाँ पर क्या हो गया, ये OH, ये H, ये H, ये OH, और ये क्या है OH, और ये क्या है H, और ये क्या हो गया, ये OH, और ये H, और ये CH2OH। तो ये क्या बन गया भाई, इसका नेम क्या हो गया, दिस इज ए, ये क्या हो गया भाई, इसका नेम बताइए, डी ग्लूकोज, ठीक है ना। ये क्या बन गया मेरा, डी ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज। और जो मैंने जो रफ कर दिया था उस साइड वाला था, उससे क्या बनेगा, डी मेनोज बनेगा, उससे क्या बनेगा, डी मेनोज बन जाएगा, ठीक है ना। उससे क्या बनता है भाई, उससे हमारा डी मेनोज बनता है, ठीक है ना, वहां से हमारा डी मेनोज बन जाता है। वो भी आप सभी स्टूडेंट अच्छे से नोट डाउन अपनी कॉपी में कर लीजिए, ठीक है ना, वहां से हमारा डी मेनोज बन जाता है, ठीक है ना। वहां से हमारा क्या बनता है अभी, डी मेनोज बनता है, ठीक है ना, डी मेनोज, एक डी ग्लूकोज एक डी मेनोज होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप सभी स्टूडेंट अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। एक क्या है, कीलन फिशर सिंथेसिस, ठीक है ना, क्या होता है, कीलन फिशर सिंथेसिस, ठीक है भाई, कीलन फिशर सिंथेसिस, ठीक है ना, क्या होता है, कीलन फिशर सिंथेसिस, ठीक है भाई, ओके, सभी देख लीजिए। तो ये हो गया कीलन फिशर सिंथेसिस। अब हम क्या करेंगे, वोल्फ डिग्रेडेशन और रफ डिग्रेडेशन। तो सुनिए, जो हमारा ये जो वोल्फ डिग्रेडेशन हो गया, रफ डिग्रेडेशन हो गया, इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसको हम कार्बन नंबर को कार्बोहाइड्रेट्स में से डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। देखिए डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है, डिक्रीज करना, डिग्रेड करना, ठीक है ना। तो इसमें हम जनरली क्या करते हैं, डिग्रेड ही करते हैं, ठीक है ना। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। तो देखिए इसमें हम जनरली क्या करते हैं, डिग्रेड ही करते हैं, ठीक है ना, डिग्रेड। तो देखिए कार्बन नंबर को डिक्रीज करना मतलब क्या होता है, डिग्रेडेशन करना, ठीक है ना। तो रफ डिग्रेडेशन और वोल्फ डिग्रेडेशन से हम ये चीजें करेंगे, ठीक है ना, ठीक है भाई, याद रखिए, रफ डिग्रेडेशन और वोल्फ डिग्रेडेशन, रफ डिग्रेडेशन और वोल्फ डिग्रेडेशन। यहां पर फेंटन्स रिएजेंट आएगा, एक फेंटन्स रिएजेंट, वो दिखाता हूं मैं आपको। देखिए क्या करेंगे अब हम, रफ डिग्रेडेशन, रफ डिग्रेडेशन। तो अब ये जो रफ डिग्रेडेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या होता है भाई, ये आप सभी को पता हो।
जो हमारा रफ डिग्रेडेशन होता है वो क्या होता है, किस टाइप से क्या होगा वहां पर, तो देखिएगा। तो देखिए हमने डी ग्लूकोज ले लिया, हमने क्या ले लिया, एक डी ग्लूकोज ले लिया भाई। हमने क्या लिया, हमने एक डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है ना, डी ग्लूकोज। उस डी ग्लूकोज को हमने क्या किया, Br2H2O, दिस इज ए माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप सभी को पता है, ठीक है ना। इससे रिएक्शन कराया और इसमें किस चीज में चेंज कर दिया, डी ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है ना। एक तो होता है डी ग्लूकारिक एसिड, ये क्या है, डी ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है ना। ग्लूकारिक एसिड किससे बनता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि HNO3 से। तो ये क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा हमारा, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है ना। तो ये जनरली क्या बन गया, डी ग्लूकोनिक एसिड। इसके बाद हम इसको क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं CaCO3 से। किस चीज से भाई, हम इसको रिएक्ट कराते हैं किस चीज से, CaCO3 से, ठीक है ना। CaCO3 से हम इसको क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, देख लीजिए ध्यान से। इसके बाद हम इसको CaCO3 से रिएक्ट करा देते हैं, ठीक है ना, CaCO3। तो यहां पर क्या बन जाता है, COO नेगेटिव, OH H H OH 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 H H और ये CH2OH, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, फेंटन्स रिएजेंट, किस चीज से भाई, फेंटन्स रिएजेंट, फेंटन्स रिएजेंट। तो अब ये जो फेंटन्स रिएजेंट होता है वो क्या होता है, Fe2 पॉजिटिव H2O, दिस इज ए फेंटन्स रिएजेंट, ठीक है ना, Fe2 पॉजिटिव H2O। तो जो फेंटन्स रिएजेंट है वो किस चीज के लिए यूज होता है, वो COO नेगेटिव को बाहर निकालने के लिए, और जो हमारा OH है उसको ऑक्सीडाइज करके किस चीज में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब जो अल्कोहल है उसको एल्डिहाइड में चेंज करने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। लिख लीजिए आप, जो हमारा फेंटन्स रिएजेंट है, क्या भाई, फेंटन्स रिएजेंट, फेंटन्स रिएजेंट किस चीज के लिए यूज होता है, हमारा CO नेगेटिव को रिमूव कराने के लिए, रिमूव, इसको यहां से रिमूव कराने के लिए। और जो हमारा क्या है यहां पर, और क्या भाई, और क्या है हमारा, और हमारा यहां पर क्या है, इसको रिमूव कराने के लिए। और हमारा जो हमारा मिथनॉल है, सॉरी मिथनॉल जो है उसको किस चीज में, एल्डिहाइड में चेंज कराने के लिए, ठीक है ना। जो मिथनॉल है उसको एल्डिहाइड में चेंज कराने के लिए यूज होता है। तो अब यहां पर क्या होगा, कर सकते हो आप, यहां पे क्या करोगे आप, इसको तो रिमूव करा देगा और इसको एल्डिहाइड में चेंज करा देगा। तो क्या हुआ, ये सभी देख लीजिए आप क्या फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्म हो गया है यहाँ पर। इसको हम क्या बोलते हैं, डी अरेबिनोज या डी राइबोज, बताइए ये क्या होगा, डी अरेबिनोज, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, जनरली डी अरेबिनोज, ठीक है ना। ये होता है हमारा डी अरेबिनोज, ठीक है ना। तो ये हमारा जनरली क्या बन गया, डी अरेबिनोज बन गया, रफ डिग्रेडेशन से, ठीक है ना, रफ डिग्रेडेशन से, ठीक है ना। ये किस चीज से बना है, रफ डिग्रेडेशन से, रफ डिग्रेडेशन, ठीक है ना। अब हमारा आता है वोल्फ डिग्रेडेशन, वोल्फ डिग्रेडेशन। वोल्फ डिग्रेडेशन में क्या होता है भाई, वहां पर भी हम डी ग्लूकोज को ही लेते हैं वोल्फ डिग्रेडेशन में, ठीक है ना। वोल्फ डिग्रेडेशन लिख लीजिए नाम, वोल्फ, ठीक है ना। टाइम हो ही गया बस, आपके पास 54 मिनट हो चुके हैं भाई, ठीक है ना। वोल्फ डिग्रेडेशन, वोल्फ, एक मिनट रुकिए, वोल्स है, वोल्फ नहीं है, वोल्स, ठीक है ना। लिख लीजिए आप वोल्स डिग्रेडेशन, ठीक है ना, वोल्स डिग्रेडेशन, वोल्स डिग्रेडेशन,
ठीक है ना, WOHLS, वोल्स डिग्रेडेशन, ठीक है ना, वोल्स डिग्रेडेशन। तो यहां पर क्या होता है, हम यहां पर क्या लेते हैं, सबसे पहले डी ग्लूकोज को आप ले लीजिए, डी ग्लूकोज को आप ले लीजिए। यहां पर ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा डी ग्लूकोज है, ठीक है ना, ये डी ग्लूकोज है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है भाई, इसको हम क्या बोलते हैं जनरली, डी ग्लूकोज। तो ये जनरली क्या होगा यहाँ पर वोल्स डिग्रेडेशन में, वोल्स डिग्रेडेशन में हम डी ग्लूकोज को रिएक्ट कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, तो जो हमारा जो वोल्स डिग्रेडेशन है, वोल्स डिग्रेडेशन में हम सबसे पहले इसको हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करा देंगे, किसी से, NH2OH से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या लग जाएगा, ये देखिए ऑक्साइम बन जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा ऑक्साइम बन गया, ये हमारा ऑक्साइम बन गया, ठीक है ना, ये हमारा ऑक्साइम। इसके बाद हम इसको किस चीज से रिएक्शन कराते हैं, इसको एसाइलेशन करा देते हैं, इसका क्या करा देते हैं, एसाइलेशन, AC2O हीट करा देते हैं, एसाइलेशन करा देंगे इसका, हम इसका क्या करा देते हैं, एसाइलेशन करा देते हैं, ठीक है ना। एसाइलेशन में जनरली क्या होगा, जहां पर भी, ठीक है ना, एसाइलेशन करा देंगे, इसके बाद इसका एसाइलेशन और हीट करा देंगे। जैसे ही एसाइलेशन में क्या होगा, जो ये है ना, ये वाटर था, यहां से बाहर निकल जाएगा, इसको ही कन्वर्ट कर देता है जनरली साइनाइड में, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, एसाइलेशन, और जितने भी OH है उनकी जगह एसाइल ग्रुप को लगा देगा, ठीक है ना। यहाँ पर एसाइलेशन कर दीजिए, ये जो ये है OH को हटा के यहाँ पर ये CN लग जाता है, ठीक है ना, साइनाइड लग जाता है, और यहाँ पर एसाइलेशन हो जाएगा, इसका ये एसाइलेशन कर देता है, ठीक है ना, सभी जगह पर जितने भी ये पोजीशन है। देख लीजिए आप, ठीक है ना, ये हो गया हमारा एसाइलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा क्या हो गया जनरली, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, एसाइलेशन। ये हमारा हो गया है एसाइलेशन, ठीक है ना, ये हमारा एसाइलेशन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एसाइलेशन, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एसाइलेशन हो गया। देखिए क्या है, वोल्स डिग्रेडेशन कर रहे हैं, सबसे डी ग्लूकोज लिया, ऑक्साइम बनाया, एसाइलेशन करा दिया, हीट करा दिया, हीट कराने के बाद क्या हुआ, यहाँ से हमारा OH नेगेटिव, मतलब वाटर निकलेगा जनरली, यहाँ से OH निकल जाएगा, ठीक है ना, बेस की फॉर्म में, और यहाँ पर सब इनका एसाइलेशन हो जाएगा, कंप्लीट एसाइलेशन, ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट क्या हो जाएगा, एसाइलेशन हो जाएगा। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, अमोनिकल, क्या करते हैं, अमोनिकल, अमोनिकल Ag2O की प्रेजेंस में इसको हीट करा देते हैं, ठीक है ना। याद रखिए, अमोनिकल Ag2O की प्रेजेंस में जैसे ही इसको हम हीट कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, साइनाइड बाहर निकल जाएगा, और इसको ये किस चीज में चेंज कर देगा, एल्डिहाइड में, और सभी को अल्कोहल में चेंज कर देगा, डी अरेबिनोज बना देगा, ठीक है ना, यहाँ से साइनाइड को बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। ओके, इसको क्या करेगा, ये H, और ये क्या लग जाएगा, ये OH, ये OH, ये OH, ये CH2OH, ये H, ये H, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया हमारा, डी अरेबिनोज, डी अरेबिनोज, ठीक है ना, ये क्या बन गया हमारा, डी अरेबिनोज, ठीक है ना। तो ये डी अरेबिनोज की फॉर्मेशन कंप्लीट हुई, ठीक है ना। तो देखिए इस टाइप से हमारा क्या हुआ, वोल्स डिग्रेडेशन और क्या हुआ, रफ डिग्रेडेशन हुआ, ठीक है ना। तो रफ किलन-वीजर सिंथेसिस में सबसे पहले साइनाइड से रिएक्शन कराया, वाटर से रिएक्शन कराया, हाइड्रोलाइज कराया, फिर साइक्लाइजेशन कराया, वहां से वाटर निकला बाहर, ठीक है ना। उसके बाद हमने वहां पर क्या किया, लास्ट में NaHG से रिडक्शन करा दिया, जनरली हमारा क्या बन गया, डी ग्लूकोज बन गया, मतलब डी अरेबिनोज से डी ग्लूकोज और डी मैनोज, ठीक है ना। अब यहाँ पर रफ डिग्रेडेशन में हमने क्या किया, रफ डिग्रेडेशन में पता है, रफ डिग्रेडेशन में सबसे पहले हमने क्या किया, बताइए भाई, रफ डिग्रेडेशन में हमने क्या किया है, रफ डिग्रेडेशन में हमने क्या किया, डिग्रेड मतलब कि एक कार्बन को डिक्रीज किया है। अब उस कार्बन को डिक्रीज करने के लिए क्या किया भाई, उस कार्बन को डिक्रीज कराने के लिए हमने क्या किया, रफ डिग्रेडेशन में सबसे पहले क्या होगा, देखिए फॉल्स डिग्रेडेशन में क्या हुआ है, हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्शन कराया, ऑक्साइम बना, हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्शन करा के ऑक्साइम बनाया, ठीक है ना। उसके बाद एसाइलेशन करा दिया, हीट करा दिया, हीट कराने से क्या हुआ, वो साइनाइड में कन्वर्ट हो गया। कौन, साइनाइड में क्या कन्वर्ट हो गया हमारा, साइनाइड में किस चीज को कन्वर्ट करा दिया, सबसे पहले हमने क्या किया, ऑक्साइम बनाया, ऑक्साइम को